अब तो देखिए आज का लेक्चरल है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बात करेंगे वो कंटिन्यूअस चार्ज के केस में बात करेंगे। मतलब कि कोई बॉडी है उस पर कंटिन्यूअस चार्ज दिया हुआ है। अगर रॉड है तो उस पर कंटिन्यूअस चार्ज डिफाइन किए थे लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में। अगर कोई रिंग है तो रिंग पर भी हम जो चार्ज डिफाइन करेंगे वह भी लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में डिफाइन करेंगे। तो कहने के मतलब है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां भी आ रहा है तो उसको तीन टर्म से डिफाइन किया जाता है, आइदर लीनियर चार्ज डेंसिटी से, या तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से, या तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। तीन तरीका से हम यह डिफाइन करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कारण से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो केस ले रहे हैं वह है आपका रिंग। रिंग के कारण पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, हम यह बात करने जा रहे हैं। किसी का माइक ऑन है? रिंग के कारण पोटेंशियल का वैल्यू बात करने जा रहे हैं। तो रिंग में चार्ज है Q, कॉमा रेडियस R। तो इसका दो केस हो सकता है, ठीक है ना। केस फर्स्ट एट सेंटर, इस सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका यह रिंग है, यह रिंग हो गया। रिंग समझता ही है, बीच में मटेरियल नहीं होगा, रिंग के सरफेस पे चार्ज होगा, रिंग के सरकमफेरेंस पे चार्ज होगा, सॉरी सरफेस पे नहीं, रिंग के सरकमफेरेंस पे चार्ज होगा और इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है। तो हमको जानना है कि यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन यही है। ये रिंग में हमने टोटल चार्ज क्यों दिए, रिंग में टोटल चार्ज क्यों दिए हैं, ठीक है ना। इसके सरकमफेरेंस पे और इसका रेडियस R है। तो हमको बताना है कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, जो कि हम बहुत पहले फील्ड का वैल्यू बताए थे कि फील्ड का वैल्यू 0 होता था, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होने जा रहा है। क्योंकि यह भी रिलेशन हम बात किए थे कि जहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा, जरूरी नहीं है कि वहां पे फील्ड का वैल्यू भी जो है ना 0 हो जाए, ठीक है ना। या तो जहाँ पे फील्ड 0 हो रहा है तो वहां पे पोटेंशियल 0 हो जाए, यह सब रिलेशन ध्यान रखना है। तो देखिए रिंग के सेंटर, देखिए रिंग के सेंटर किस टाइप का होगा उसका फोटो देखिए, ठीक है ना। रिंग के सेंटर हम आपको दिखा रहे हैं कि रिंग के सेंटर क्या होगा। क्या कर देता है, देखिए बताते हैं, आगे खोज के लाते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है क्या कि आपका रिंग है या सेंटर पे निकालना है। तो यहाँ से कोई भी चार्ज का डिस्टेंस, इसमें कोई भी चार्ज लेगा, कोई भी चार्ज लेगा तो इसका डिस्टेंस जो है ना R ही होगा। यहाँ पर भी चार्ज लेगा तो यहाँ पर भी डिस्टेंस R ही होगा। तो यहाँ देखा जा रहा है कि सरकमफेरेंस से सेंटर का डिस्टेंस जो है सेम हो रहा है, सरकमफेरेंस से सेंटर का डिस्टेंस सेम हो रहा है। तो कोई भी डिफरेंशियल चार्ज ले रहा है तो उसका डिस्टेंस R ही है। तो जहां भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी ऐसा सिचुएशन रहे कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वहां से चार्ज का डिस्टेंस सेम रहे, चार्ज का डिस्टेंस सेम रहे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, तो टोटल चार्ज जोड़ लेना है। इस पे टोटल चार्ज यह रिंग पर कितना होगा, चाहे तो वह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा भी नहीं देखना है। किस केस में, यह रिंग के केस में जहां पे पॉइंट से डिफरेंशियल चार्ज का डिस्टेंस सेम हो। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर भी आप Q टोटल निकाल लीजिए कि टोटल चार्ज कितना हो रहा है। तो टोटल चार्ज Q हो रहा है, तो इसका मतलब यह हो गया कि सेंटर पे पोटेंशियल लिखना होगा। तो Q टोटल, जो फॉर्मूला जानता है, Q टोटल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए सरकमफेरेंस से सेंटर, क्योंकि आप जो डिफरेंशियल चार्ज जो लिया है वह सरकमफेरेंस पे है, तो सरकमफेरेंस से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका R है, तो R हो गया। अब यहां से क्या कर लेगा कि टोटल चार्ज Q हो गया आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R।
या आपको सेंटर पे पोटेंशियल होता है। याद रखना है कि रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है उसके लिए सरकमफेरेंस पे टोटल चार्ज को जोड़ लेना है, ऊपर में टोटल सरकमफेरेंस चार्ज को जोड़ लेना है, चाहे तो यह किसी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। और 4πε0 आर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि आर हो गया रेडियस ऑफ द रिंग, और इस तरह से पोटेंशियल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से मान लेते हैं कि केस सेकेंड बात करते हैं कि केस सेकेंड जो है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक रिंग लिया, यह हो गया आपका रिंग, ठीक है ना, और यह मान लेते हैं कि रिंग जो है ये रिंग का आपका सेंटर हो गया, और यह रिंग हो गया वाईजेड प्लेन में, यह रिंग वाईजेड प्लेन में, इसको हम फोटो से दिखाते हैं। और ये जो डायरेक्शन है इसका एक्सिस ऑफ द रिंग एक्स में, और एक्सिस ऑफ द रिंग पे हमको कोई पॉइंट लिए हैं, वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा नहीं कि पोटेंशियल दो ही पॉइंट पे होता है, पोटेंशियल जो होता है जब भी कोई चार्ज बॉडी होता है तो उसके चारों ओर पोटेंशियल होता है, अंदर बाहर सब, या तो वैल्यू या तो जीरो कुछ भी हो। लेकिन आप लोग को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के वजह से कुछ खास ही पॉइंट को लोकेट किया गया है। जैसे रिंग के केस में एक पॉइंट हो गया सेंटर इंपॉर्टेंस है, और रिंग के केस में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिया है आपके सिलेबस में वो एक्सिस लिया है। एक्सिस ऑफ द रिंग पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो दो पॉइंट को फोकस किया गया है, पहला हो गया सेंटर और दूसरा हो गया पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो सेकेंड केस में निकाल रहे हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा यह जानने जा रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा सिचुएशन समझिए, यह रिंग चार्ज का बना हुआ है, यह रिंग जो है चार्ज का बना हुआ है, माने कि पूरा चार्ज इस तरह से इस रिंग पे चार्ज दिया हुआ है। टोटल चार्ज ये भी पता है कि टोटल चार्ज हम इसको कितना दे रहे हैं, तो कैपिटल क्यू दे रहे हैं, तो कैपिटल क्यू चार्ज दे रहे हैं। और हमको जानना चाहिए कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो हम बताए थे कि रिंग के केस में एक्सिस से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। रिंग के केस में एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहा है, एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहा है, और उस पॉइंट से सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस होगा वह भी सिमेट्रिकल सिचुएशन होगा। क्योंकि आप यहां से कोई भी चार्ज ले लीजिएगा, यहाँ 3D सिचुएशन में आ रहा है पूरा सेफ, क्योंकि यह रिंग खुद वाईजेड प्लेन में है, खड़ा करके रखल है, और यह जो है इसका एक्सिस जो है एक्स में है। तो यहाँ पे जो आप चार्ज लिया, यह जो चार्ज लिया, चाहे तो यह जो चार्ज लेगा या तो यह चार्ज, कहीं भी चार्ज लेगा, तो यह डिफरेंशियल चार्ज से पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा या तो यहाँ पर ले ले, कहीं भी आप चार्ज कंसीडर कीजिएगा तो वह डिफरेंशियल चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। तो देखिए यह डिस्टेंस जो हो रहा है, यह जो डिस्टेंस हो रहा है आपका आर हो रहा है, और यह डिस्टेंस एक्स हो रहा है। एक्स डिस्टेंस पे ही हम पोटेंशियल का वैल्यू निकाल रहे हैं, यह डिस्टेंस एक्स है, एक्सिस पे पी पॉइंट जो लिए हैं उसका डिस्टेंस एक्स है। तो यह डिस्टेंस जो हो जाएगा रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब यहां से देखा जाए कि क्या सिचुएशन होगा, तो देखिए मान लेते हैं कि पी पॉइंट यहाँ लिया था, तो हम बताए कि पी पॉइंट से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस सेम हो रहा है। तो जहां भी ऐसा सिचुएशन मिल जाए कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालना हो और वहां से डिफरेंशियल चार्ज का वैल्यू जो है अगर सेम हो जाए, डिफरेंशियल चार्ज, आप इस पे एक डिफरेंशियल चार्ज कंसीडर नहीं कीजिएगा, एक डिफरेंशियल चार्ज, दूसरा डिफरेंशियल चार्ज, तीसरा डिफरेंशियल चार्ज, इस तरह से आप बहुत सारा डिफरेंशियल चार्ज कंसीडर करके देख लीजिएगा, और प्रत्येक डिफरेंशियल चार्ज से देखिएगा कि उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम है कि नहीं। अगर ऐसा जहां भी सिचुएशन हो जाए तो फिर वही कंसेप्ट निकालना है कि टोटल चार्ज इस पे कितना होगा। तो टोटल चार्ज इस रिंग पे क्यू हो गया, तो पोटेंशियल जो पी पॉइंट पे लिखिएगा टोटल चार्ज लिख देगा,
और फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सरकमफेरेंस से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस हो रहा है सभी डिफरेंशियल के लिए वह है रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यह आपका जो है पोटेंशियल मिल जा रहा है। यह पोटेंशियल आप कहाँ पे बता रहा है, एक्सिस पे कोई पॉइंट लेता है वहां पे पोटेंशियल बता रहा है। तो देखिए दो कंसेप्ट आपको मिला, रिंग पे पोटेंशियल के लिए रिंग के कारण पोटेंशियल के सेंटर पे निकालेगा तो उसके लिए क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होगा, और एक्सिस पे अगर एक्सिस पे कोई पॉइंट लेता है और वहां पे पोटेंशियल निकलता है तो वह पोटेंशियल का वैल्यू होता है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का इशू रहे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ, टोटल चार्ज जोड़ लेना है हर केस में। टोटल चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा सा हम यह डिस्टेंस को फोटो से दिखाते हैं कि किस टाइप के डिस्टेंस है। हाँ तो देखिए क्या बता रहे थे, इसमें हो रहा था क्या कि यही आपका रिंग है, तो यह हो गया आपको रिंग, यह हो गया आपको एक्सिस। देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह से हम पकड़ लिए, तो यहाँ से सरकमफेरेंस से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस बात करेगा तो वह सेम हो जा रहा है। सरकमफेरेंस से एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेगा ना तो वहां पे सब सेम हो जाता है। तो जहां भी ऐसा सिचुएशन होता है तो आप जहां भी ऐसा सिचुएशन हो तो कुछ सोचना नहीं है, टोटल चार्ज को जोड़ लेना है कि यह सरकमफेरेंस पे टोटल चार्ज का वैल्यू कितना है, और टोटल चार्ज जोड़ने के बाद यहाँ से डिफरेंशियल जो चार्ज लिया है, जहां चार्ज है चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस देख लेना है। तो देखिए यह डिस्टेंस आपको हो गया एक्स, इसका रेडियस हो गया आर, तो यह हाइपोटेनस का काम करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ना, जैसे मान लेते हैं कि हम सी को ऊपर लिख देते हैं और यहाँ जो है यह जो डिस्टेंस इस तरह से ले लेते हैं, तो देखिए हो रहा है क्या, एक्सस एक्सिस एक्सिस और रेडियस आर, ये हो गया एक्सिस, ये रेडियस आर, इसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, फोटो ऐसे बनाए हैं तब देखने में लग रहा है, अगर फोटो अगर हम वर्टिकल में बना दे, देखिए थोड़ा सा सिचुएशन, जैसे मान लेते हैं कि हम फोटो हॉरिजॉन्टल रख देते हैं, एक्स वाई प्लेन में इसको रख देते हैं और हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ पे डिफरेंशियल पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पे एक मेरा डिफरेंशियल पार्ट, तो यहाँ से यह डिस्टेंस हो गया आर और यह डिस्टेंस आपका हो गया आर। तो यह डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है कि इस पॉइंट पे, तो देखिए यहाँ पे नहीं लग रहा है कि 90 डिग्री है, यहाँ लग रहा है कि थीटा है। तो रियल में ऐसा सिचुएशन फोटो में नहीं हो रहा है, आप कहीं भी कंसीडर करेगा ना, कहीं भी कंसीडर करेगा, यहाँ से सरकमफेरेंस से आर डिस्टेंस और पी पॉइंट के डिस्टेंस, तो ऑलवेज जो है यहाँ पे 90 डिग्री ही बनाता है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा जो मेडिकल शेप वो ऐसा फोटो बनाया है जहाँ पे 90 डिग्री क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे यह भी डिस्टेंस निकालेगा तो यह डिस्टेंस भी वही हो जाएगा, रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। लेकिन देखिए यह फोटो में थोड़ा सा देखने में देखिए कैसा लग रहा है, भयानक टाइप का सिचुएशन लग रहा है 90, तो यहाँ पे लेकिन जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है कि अरे यहाँ तो 90 नहीं है। तो 3D फोटो में आपको कभी कभी आपको लॉजिक या तो वह इमेजिन करना होगा डायग्राम से कि क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, आगे पेज में बात करते हैं। हाँ तो देखिए हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन बात कर रहे हैं, जो अभी थ्योरी बताए हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के सिचुएशन में होगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है एक रिंग यह हो गया और दूसरा रिंग यह हो गया, दो रिंग है, दोनों पे चार्ज सेम रख सकता है, अपोजिट रख सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव रख सकता है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं लेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो हम पहले ही बता दिए हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पे दोनों का हम रेडियस सेम लिए हैं अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आसान रहे उसके लिए दोनों का रेडियस जो हम लिए हैं वह सेम लिए हैं। अब देखिए इसके बीच का डिस्टेंस √3r लिए हैं, यह भी एक
यह भी एक सिचुएशन ही है, क्योंकि √3r लेने के पीछे भी कारण है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आसान होगा। इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर का नाम C2 दे दिए। तो इसमें आपको बहुत सारा पॉइंट फाइंड करना है। पहला बताना है कि C1 पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, दूसरा में C2 पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू बताना है, और तीसरा पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वर्क डन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा यह कंसेप्ट। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट C1, पहला पोटेंशियल एट पॉइंट C2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल कोई भी एक डिफरेंस ले रहा है, क्वेश्चन में जैसा रहेगा, चार्ज को यहां से यहां ले जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस माइनस इनिशियल होगा। चार्ज को C2 सेंटर से C1 सेंटर तक ले जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ऑफ VC1 माइनस पोटेंशियल ऑफ VC2 होगा। तो वह पोटेंशियल डिफरेंस एक हम निकाल दे रहे हैं किसी भी केस में, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं VC1 माइनस VC2। इस टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस हम एक निकाल के बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में ये आपको अनुसार से देखना है कि क्वेश्चन में कैसा डाटा दिया हुआ है, कहां से चार्ज ले जा रहा है, जो हम आपको डिस्कस किए थे। मतलब कि चार्ज यहां से यहां ले जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस माइनस इनिशियल होगा। वर्क डन में जब भी होगा, जो चार्ज को ले जाता था, बताए थे कि जहां भी ऐसा सिचुएशन में वर्क डन निकालना है तो जो चार्ज को ले रहा है वो चार्ज लिख देगा और पोटेंशियल डिफरेंस लिख देगा। तो चार्ज में क्यू हो जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल करेगा। यही मेन फॉर्मूला है वर्क डन को निकालने का। लेकिन हाँ, इस फॉर्मूला में एक बात को ध्यान यह देना रहता है कि जब चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट पे रेस्ट है, दूसरे पॉइंट पर भी रेस्ट है, क्योंकि तो वैसा केस में होता है कि उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, ले जाने के केस में तो आप हाथ में रखते हैं, तो पार्टिकल को हाथ में रखते हैं, जिसके कारण से दो तरह के सिचुएशन समझ सकते हैं। शुरू में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अब बाद में भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। या तो यह समझना है कि बॉडी को स्लोली ले जा रहा है, यह दोनों केस में काइनेटिक चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो हो जाता है। और हम आगे बात करेंगे कि अगर फोर्स भी लग रहा है और पार्टिकल का वेलोसिटी भी या तो स्पीड भी चेंज कर रहा है, तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में पोटेंशियल से रिलेटेड है, तो ज्यादा हम लोग इधर उधर नहीं जाते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पर भी चार्ज दिया हुआ है, इस पर भी चार्ज दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा, चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा। हम यहाँ पे भी सपोज किए हैं कि क्यू ही चार्ज दिए हैं, यहाँ पर भी क्यू चार्ज दिए हैं और यहाँ पर भी क्यू चार्ज दिए, दोनों पे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब खाली यह देखना है कि एगो कंसेप्ट अगर समझ गया तो फिर बाकी सब हो जाता है, क्योंकि आप तो जानवे करता है पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। तो देखिए हो रहा है क्या, हम सबसे पहले पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं C1 पॉइंट पे VC1, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकलने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए, पहले तो एक रिंग होता था तो उसी के कारण पोटेंशियल होता था, लेकिन अब जो हो गया दो दो रिंग हो चुका है, एक रिंग यह भी है, एक रिंग यह भी है, तो सिस्टम में जो हो गया दो रिंग हो गया है। तो अब किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा वह दोनों के कारण क्रिएट करेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई आप वर्क करते हैं, तो वर्क करते हैं तो पहले वर्क करने वाले में एक पर्सन है, तो जो भी उसके कारण वर्क डन किया जा रहा है या तो उसके कारण फील्ड में पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। अब सिस्टम में क्या हो रहा है कि दो आदमी वर्क कर रहा है, तब दोनों मिलके किसी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ यही समझना है कि पहले एक रिंग था तो पोटेंशियल आप डायरेक्ट लिख देता था, लेकिन यहाँ पे दो रिंग है तो पोटेंशियल अब ये दोनों के कारण होगा। हो सकता है कि यहाँ पे 3 रिंग हो और रिंग दे दिया जाए, तो अब तीनों के कारण पोटेंशियल किसी पॉइंट पे सोचना है। तो जैसे जैसे यह कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू जुड़ते चला जाता है
और नेट पोटेंशियल किसी पॉइंट पे जो है कुछ और हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे फोकस कीजिए कि जो C1 पॉइंट है वह इस रिंग के लिए सेंटर हो गया और यही C1 पॉइंट इस रिंग के लिए एक्सिस का काम करेगा। देखिए यही C1 है, लेकिन C1 जो सेंटर है फर्स्ट रिंग का वो तो है ही, लेकिन सेकेंड रिंग के लिए यह C1 पॉइंट जो है एक्सिस हो जाता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब सबसे पहले इसके कारण अगर हम पोटेंशियल लिखें तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होता था वह लिख देंगे। तो सेंटर पे पोटेंशियल टोटल चार्ज आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर हो गया। इसका इस रिंग के कारण हम C1 पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू लिख दिए हैं। अब हम इस रिंग के कारण C1 पॉइंट पर ही पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। तो इस रिंग के कारण जब हम C1 पॉइंट पे पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं तो उसके लिए हम ये सोचेंगे कि C1 किस तरह के पॉइंट है। तो इस रिंग के लिए C1 जो है एक्सिस का एक्सियल पोजीशन में आ रहा है, माने एक्सिस के मतलब एक्सिस ऑफ द रिंग पर पॉइंट। तो हम जानते हैं कि रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल वहां पर भी टोटल चार्ज होता था। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यह तो सब में रहेगा, लेकिन यहाँ से यह जो सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस लेते थे वह रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स के मतलब हो गया सेंटर से एक्सिस पे पॉइंट का डिस्टेंस, तो इसके सेंटर से इसके इस C1 का डिस्टेंस तो वह एक्स का काम करता था, यही एक्स का काम करता था, याद रखिएगा यह एक्स ही काम करता था। तो एक्स एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू हो गया √3r का होल स्क्वायर अब प्लस इसका रेडियस, तो रेडियस हो गया आर स्क्वायर। अब यही आपको कंसेप्ट है। अब इसमें जो है ना कैलकुलेशन है जो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो इसमें तो कोई नहीं, जो सिंगल है तो इसको लिख दीजिए Q अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहाँ पर देखिए तो √3r के होल स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर है, तो ये रूट हट जाएगा तो 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर अब 4r स्क्वायर के हो जाएगा 2r। तो यह हो जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। अब कैलकुलेशन के हिसाब से क्या करना है कि जो कॉमन है कॉमन लेना है, क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा हाफ। तो 1 प्लस हाफ जोड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 3Q आई 2 जो बचा था गुना कर देगा तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। यही आपको C1 पॉइंट पे इस पॉइंट का पोटेंशियल हुआ। यानी कि जहां भी पोटेंशियल निकालना है तो प्रत्येक पॉइंट प्रत्येक सिस्टम में जो अलग अलग बॉडी है उसके कारण सबके कारण पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए C2 पॉइंट पे निकालेगा तो हम तो चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं किए थे, तो यहाँ भी C2 पॉइंट हो गया इस रिंग के लिए सेंटर का काम कर रहा है और इस रिंग के लिए एक्सिस का काम करता है। तो C1 पॉइंट और C2 पॉइंट में खाली नाम अलग है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं है। भले इसको नाम C1 दे दिया, इसको C2 दे दिया है, लेकिन जो जिस तरह से जिस लोकेशन पे यह है उसी तरह के इस लोकेशन पे यह है। हाँ, पोटेंशियल का वैल्यू चेंज हो जाता। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे देता तो यहाँ पे C1 निकालता तो C1 पॉजिटिव चार्ज के सेंटर बन जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देता तो C2 जो है नेगेटिव चार्ज देता तो C2 जो है नेगेटिव चार्ज का सेंटर बन जाता, तब वहां पे पोटेंशियल चेंज होता। लेकिन यहाँ पे तो एकदम सिचुएशन सिमिलर है, C1 जो है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी है और यहाँ भी C1 जो है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, C2 भी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है। तो पोटेंशियल जो C2 पॉइंट पे निकालेगा तो यही रिजल्ट हो जाएगा 3Q 4 पाई 8 पाई है सॉरी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही पोटेंशियल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जा रहा है। तो अगर कोई भी टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड में होता है, तो कोई भी टेस्ट चार्ज को अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप ले जाता है तो उस केस में वर्क डन का वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकलता है
ठीक है ना, यह हो गया। एंड करके वो वाला लिख देते हैं Vc1 माइनस Vc2, तो दोनों वैल्यू तो सेम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 हो रहा है, ऐसा सिचुएशन लिए हैं। और जहां भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जा रहा है, तो वैसे केस में कोई भी टेस्ट चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो उस केस में हम वर्क नहीं करते हैं। और अभी फिलहाल इस फील्ड में दो तरह के फोर्स है, एक हम एक्सटर्नल और दूसरा फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स के मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स। और जहां भी ऐसा सिचुएशन है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल जो फोर्स वर्क करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड में सेम होगा, साइन खाली अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम भी वर्क करेंगे तो 0 करेंगे, फील्ड फोर्स भी वर्क करेगा तो 0 करेगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाना है, ब्रिंगिंग का सिचुएशन होना चाहिए, पॉइंट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लाने के केस में। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि चार्ज यहाँ पर भी रेस्ट में था, यहाँ भी रेस्ट था, तब ऐसा तो मान लेते हैं यहाँ से छोड़े, यहाँ पे आ गया, कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, तो फिर उसके लिए हम आगे बात करेंगे कि उसके लिए क्या सिचुएशन लगाएंगे, जनरल फॉर्मूला क्या होगा। फिलहाल इतने देखिए तो बताते हैं और आगे। हाँ, तो देखिए हमने अभी रिंग पर जो क्वेश्चन बात किए थे, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं, इसको जाके बना लीजिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये होमवर्क है, होमवर्क दे देते हैं SW, क्वेश्चन को सब कर ही लेगा। यह हो गया, मान लेते हैं कि एक रिंग यह होगी, एक रिंग, ये रिंग अंडा की तरह बन गया था, यह एक रिंग हो गया, और दूसरा रिंग यह होगी। ठीक है ना, हम 3 रिंग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो पूछता नहीं है उसको काहे ला लें। अंतर यह होगा कि इस पे जो हो गया Q1 चार्ज हो गया प्लस Q1 चार्ज, इस पे जो हो गया माइनस Q2 चार्ज होगी। ठीक है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका सेंटर का नाम C1 दिए हैं, इसका सेंटर का नाम C2 दिए हैं। तब इस केस में फाइंड आउट करना है यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, C2 पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, यही समझ ज्यादा आपको फाइंड आउट करना है। इस टाइप के सिचुएशन होगा, नेट एंड क्लीन इसको जो है ना बना लेना है। अब इसी टाइप के बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है, एक रिंग नहीं बहुत सारा रिंग हो सकता है, इस दोनों का रेडियस आर ही लिए हैं। ठीक है ना, चाहे तो ज्योमेट्रिकल फिट करने के लिए इसको 3R कर देते हैं, इसका भी 3R कर देते हैं, अब बीच का डिस्टेंस जो हो जा रहा है वह 4R कर देते हैं, यहाँ भी सेट कर जाएगा, क्योंकि 16R² प्लस 9R² तो 25R² के रूट हो जाएगा, जिसका 5 निकल जाएगा। तो यह इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत सारा होगा। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, मान लेते हैं कि एक रिंग यह हुआ, इस पे चार्ज -Q दिया, और दूसरा रिंग यह हुआ, इस पे चार्ज +2Q दिया, और एक चार्ज पार्टिकल को, कोई टेस्ट चार्ज को ले जाना है C1 पॉइंट से C2 पॉइंट तक, ये कोई टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज नाम देते हैं, या स्मॉल मैग्नीट्यूड में होता है +Q0। देखिए अब यहाँ पे 2 रिंग फिट कर दिए हैं, और एक टेस्ट चार्ज को मान लेते हैं कि P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो ऐसा ले जाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। कोई टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन का वैल्यू कितना करना पड़ेगा। यह सिचुएशन है कि टेस्ट चार्ज को P1 से P2 पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो ऐसा करने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, आप कितना वर्क कीजिएगा। तो यहाँ पे निकालना है फाइंड द वर्क डन बाय द external agents taking charge plus Q0 from
फ्रॉम P1 टू P2, फ्रॉम P1 टू P2 पॉइंट्स। ठीक है ना, यह दोनों क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना आसान होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। रेडियस का वैल्यू दिया रहेगा, मान लेते हैं कि रेडियस जो है इसका 6r है, 6r, इसका भी रेडियस 6r है, इसका बीच का डिस्टेंस है 8r। ठीक है ना, ओके, इसको बना लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन, हम डिस्क के कारण पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं सेंटर और एक्सिस पॉइंट पे। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं कि डिस्क के कारण जो हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं वह जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और यह डिस्क जो है ना आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। लेकिन जब क्वेश्चन बैंक आईआईटी का बनाता है तो उसमें आपको रहेगा। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं नेट एंड क्लीन कि डिस्क के कारण एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो हमको है पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। तो डिस्क में समझना है कि टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर। इस पर बोर्ड वाला स्टूडेंट ज्यादा फोकस नहीं करेगा, ज्यादा ध्यान से नहीं देखेगा। ठीक है ना, आंख पहले ही से मटमटा सकता है, इधर उधर देखिए, वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं देखना है। जो आईआईटी वाला स्टूडेंट है वही इस वीडियो को देखिए, और नहीं तो बोर्ड वाला स्टूडेंट जो है ना आराम से अभी जो है ना सो जाइए। देखिए पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क के कारण बात कर रहे हैं, तो डिस्क में होता क्या है। तो देखिए यही मान लेते हैं कि डिस्क हो गया, यह हो गया आपको डिस्क। हाँ तो देखिए ना डिस्क और रिंग में यही फर्क है कि रिंग में खाली सरकमफेरेंस होता था, यही सरकमफेरेंस होता है। लेकिन डिस्क के मतलब हो गया कि अंदर मटेरियल होगी, इस टाइप के मटेरियल हो जाएगा। और इसी पे टोटल चार्ज आपका क्यू दे दिया है। यह क्यू चार्ज जो है ना पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं है। क्योंकि पहली बात है कि इसमें बोर्ड से ही फालतू हो गया, और नॉन यूनिफॉर्मली रहेगा तो और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चला जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालने जा रहे हैं कि क्या हो। सपोज किया कि यह आपका सेंटर है और यहाँ से सेंटर से पी पॉइंट आप यहाँ कंसीडर किया, यह डिस्क है, यही ध्यान रखना है। डिस्क के मतलब फोटो से अगर देखा है तो मेरे पास तो डिस्क नहीं है, डिस्क समझता है ना, तो डिस्क यह समझ लीजिए यही पूरा जो है ना एकदम गोल है, खाली गोल होना चाहिए, प्लेट टाइप के, जो जो छिपा में खाता है ना, थाली में जो सलाद उलाद लेता है वही डिस्क है। और डिस्क के एक्सिस के मतलब इस तरह से है, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। अगर हम पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेंगे तो स्पेशल केस में जब एक्स का वैल्यू 0 यहाँ पुट कर लेंगे तो सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो बारी बारी से सेंटर और एथी करने की कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आपको हो जाता है। तो मान लेते हैं यही डिस्क है, पूरा चार्ज दिया हुआ है और यह डिस्टेंस मान लेते हैं कि एक्स है। तो देखिए सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन को कैसे बनाया जाता है थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। देखिए आप यहाँ पे डिस्क में, डिस्क बना होगा कैसे, छोटा छोटा रिंग के, छोटा छोटा रिंग लिया, पहले छोटा रिंग लिया, फिर और थोड़ा सा बड़ा रिंग लिया, और थोड़ा सा बड़ा रिंग लिया, और बड़ा रिंग लिया, और बड़ा रिंग लिया, और थोड़ा सा बड़ा रिंग लिया। और इस तरह से छोटा छोटा रिंग को जोड़ के, छोटा छोटा रिंग को जोड़ते 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 आपने क्या कर दिया होगा कि एक डिस्क तैयार कर लिया। ठीक है ना, तो यही डिस्क का कंसेप्ट है कि आप सेंटर से एकदम स्टार्ट किया, छोटा छोटा रिंग लेते और उसी पर चिपकते चिपकते डिस्क तैयार करता है। तो जिस तरह से हम कोई सिस्टम को बनाते हैं उसी डिफरेंशियल पार्ट के कारण सबसे पहले पोटेंशियल का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा जो डिस्क बनाने का जो तरीका है वह रिंग से है। तो रिंग से अगर हमको डिस्क बनाने का तरीका है तो रिंग के कारण हम पोटेंशियल जानते हैं। अभी नहीं बोलेगा कि रिंगे जोड़कर, आप डिस्क बनाना है तो पहले इतना सरफेस बना लिया, फिर आउट सरफेस बना लिया,
गोल सरफेस बना लिया तो उसमें होता क्या है कि उसमें जो इंटीग्रेशन जाएगा वह कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा, जो आप लोग के लिए आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। तो इसी कारण से सिलेबस में रहते हुए हम पॉइंट ऐसा इसमें डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर करेंगे ताकि हम आराम से क्वेश्चन बना सके। तो देखिए यहाँ हम डिस्क जो बनाए हैं वो रिंग से बनाए, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका रेडियस कैपिटल आर है, आर डिस्टेंस पे यही आर डिस्टेंस पे देखिए बीच में हम कोई काम करते हैं, जब भी करते हैं आर डिस्टेंस पे एक डिफरेंशियल रिंग कंसीडर करें। देखिए इसको मोटा कर दिए हैं, कुछ मोटा कर दिए हैं, ठीक है ना। आर रेडियस पे हम इसका जो थिकनेस जो हो रहा है थिकनेस ऑफ डिफरेंशियल इसको देखिए डिफरेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्क में एक आप रिंग हटा रहे हैं, तो डिफरेंशियल रिंग इज डी आर। यह मैथमेटिकल सिचुएशन है, आर पे डी आर, क्योंकि आर हो गया इसका रेडियस और डी आर इसका हो गया मोटाई हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा सिचुएशन आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना है। यह एकदम थिकनेस 10 to 0 है, इस पर हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। यह इतना पतला होता है, इतना पतला होता है कि इसका वैल्यू 10 to 0 हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम इस रिंग के कारण फील्ड का वैल्यू पोटेंशियल का वैल्यू लिख रहे हैं। तो इस रिंग को अपने दिमाग में कंसीडर करते हुए पी पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे चला जाता है। तो पहले हम पोटेंशियल लिख रहे हैं रिंग के कारण, तो पोटेंशियल यह हो गया डीवी। डीवी के मतलब हो गया पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंशियल रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंशियल रिंग। तब सपोज किए हैं कि डिफरेंशियल रिंग में टोटल चार्ज हो गया डी क्यू, टोटल चार्ज आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताते थे कि रिंग के कारण पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे जाता था, वह डायरेक्ट यह डिस्टेंस जाता था। तो इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, तो यह जो डिस्टेंस हो जाता था, यह वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो वह डिस्टेंस हो जाता था रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। यह आपका पोटेंशियल खाली इस पार्ट के कारण निकला है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, और x जो है x यह भी कांस्टेंट है, क्योंकि आपने पॉइंट फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे वेरी आर कर रहा है, क्योंकि आपने छोटा छोटा रिंग लेके डिस्क बनाया था। तो यह आर जो है ई आर स्मॉल आर, वह 0 से लेके कैपिटल आर तक वेरी करेगा। यही इसमें यह रिंग लिया, क्या एक ही रिंग लिख सकता है, इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ रिंग ले सकता है। और वह रिंग का बाउंड्री होता है, सेंटर से स्टार्ट रिंग काटना स्टार्ट करेगा और इसके लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा, दैट विल बी सर्कमफेरेंस तक पहुंच जाएगा। तो अभी तो इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम इसी के कारण लिखे हैं। तो अगर टोटल पोटेंशियल अगर हम डिस्क के कारण जानना चाहेंगे तो टोटल पोटेंशियल के इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल पोटेंशियल, और इसमें जो वेरिएशन होगा वह 0 से कैपिटल आर तक, 0 से कैपिटल आर। इसका मतलब कि 0 से कैपिटल आर डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यह आपका अभी तक वैल्यू है। अब देखिए थोड़ा सा आप समझना है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया है, स्मॉलर है, वो रिंग वाला भी लिखे वही चलते ही लिखा गया है स्मॉलर। तो देखिए यार वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, चूंकि एक्स पॉइंट है वो फिक्स होता है। तो चूंकि आपने जो पी पॉइंट लिया है वह पॉइंट फिक्स है, अभी ना कि यह भी वेरी कर रहा है, रेडियस भी वेरी कर रहा है, पी पॉइंट भी वेरी कर रहा है। तो समझिए कि वह सब जो है ना बहुत आगे चला जाता है, जो ऐसा नहीं कि हम पढ़ा दिए तब फिजिक्स पढ़ना है नहीं,
फिजिक्स आगे भी बहुत पढ़ना है, लेकिन फिलहाल ठीक है ना, कंपटीशन तक, जीमेन तक जो पूछता है आईटीजे तक उतना बता दे रहे। तो डी क्यू 4πε0 रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस, अब डी क्यू का वैल्यू निकालिए। डी क्यू को हम सेट कर रहे हैं आर के टर्म में। तो देखिए टोटल चार्ज जो दिया था वो क्यू दिया था, क्यू चार्ज आर रेडियस के डिस्क में पूरा फैल चुका है। जो क्यू चार्ज दिया वो आर रेडियस के डिस्क में फैल चुका है यूनिफॉर्मली। तो इसका मतलब कि पहले हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल देते हैं। तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकता है कि पाई आर स्क्वायर के लिए क्यू चार्ज है, लिखेंगे नहीं, वहां पे डायरेक्ट हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर के लिए क्यू चार्ज है, तो यूनिट के लिए क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। अब इसका जिसका जितना रेडियस, इसका जो सरफेस एरिया है या डिफरेंशियल का, उसके एरिया से गुना करेंगे। तो बहुत पहले बात किए थे, या इसका जो एरिया होगा, बताए थे आपको कि इसका एरिया होगा, याद होगा कि नहीं होगा, तो राम जाने ये मोटाई हम थोड़ा सा मोटा कर रहे हैं, इसको हम मोटा कर रहे हैं, देखिए मोटा कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको मोटा कर लिए। यह रेडियस आर होगी, तो हम बोले थे कि यहां से इसको काट दीजिए, काट के इसको फैला दीजिए, इस तरह से काट के इस तरह से फैला दिए। अभी इसको हम फिर मोटा कर रहे हैं, जितना वहां मोटा है इतना यहाँ भी मोटा है। यह मोटाई का नाम हो गया था डी आर, और इसका रेडियस आर है, तो ये जो हम काट के फैलाएं तो इसका लंबाई हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई आर इसका लंबाई हो जाएगा। तो यह जो आर पे डी आर थिकनेस का जो रिंग कंसीडर किया, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। एरिया निकालने के लिए आप कैसे कन्वर्सन कैसे ले सकता है, ऐसा नहीं कि कोई चीज को अगर हम उसको थोड़ा सा कहीं पॉइंट से हटा के उसको फैलाएंगे तो एरिया का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया, इसका जो एरिया है वह बहुत आसान तरीका से निकल जा रहा है, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो देखिए अब यहाँ पे आ जाइए डीक्यू निकालने के लिए, डीक्यू निकालने के लिए आ जाइए, डीक्यू निकालने के लिए आ जाइए। तो हम यह जान रहे हैं कि क्यू चार्ज आर रेडियस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लिखेंगे फॉर डीक्यू। तो यहां से लिख ही देते हैं, सिंस पूरा सरफेस एरिया जो है डिस्क का वो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर में क्यू चार्ज हो रहा है। पाई आर स्क्वायर में कितना चार्ज हो रहा है, क्यू चार्ज हो रहा है। तो इसको आगे ही बढ़ा देते हैं, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है इसी को बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते थे। पाई आर स्क्वायर में क्यू चार्ज, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज, तो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन हमको तो डीक्यू चार्ज निकालना है, तो डीक्यू चार्ज कितना में फैला हुआ है, कितना एरिया में फैला हुआ है, तो 2 पाई आर इंटू डी आर में। तो एक लाइन इसी को हम बढ़ा रहे हैं, 2 पाई आर इंटू डी आर के लिए, देखिए कॉमा दे के लिखे हैं, पाई आर स्क्वायर के लिए क्यू, तो यूनिट के लिए क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर इंटू डी आर के लिए चार्ज हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर इंटू डी आर। अब कैलकुलेशन, पाई से पाई कैंसिल कर सकता है, तो ऊपर आपको बच जाएगा कैपिटल क्यू, 2 को भी लिख देते हैं, 2 पाई पाई कैंसिल है, तो आर डी आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यही डीक्यू का वैल्यू है। यह मेरा जो वैल्यू निकला है वो किसका वैल्यू निकला, डीक्यू का वैल्यू निकला, यही मेरा डीक्यू है। अब यहाँ पे इस डीक्यू का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे इस डीक्यू का वैल्यू पुट करेंगे, तब फिर हमारा जो है ना इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा। तो पहले तो इसको बोर्ड भर चुका है, तो हम इसको आगे पेज में बात करेंगे। ये पेज नंबर अभी फिलहाल 4 है, बैच 7 से 9, ठीक है ना। तो यह डीक्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, डीक्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो आप लोग को इंटीग्रेशन में भी तो प्रॉब्लम है, तो हम इंटीग्रेशन का रिजल्ट कम से कम डायरेक्ट लिखेंगे, इससे फिर हम पता चलेगा कि आधा घंटा इंटीग्रेशन में फंस जाएंगे। मैथ पढ़िएगा तो क्लियर होगा, जो इंटीग्रेशन जानता है वो सही है।
हाँ तो देखिए हमने dq का वैल्यू निकाल लिए थे 2r इंटू डी आर। नो सर, 2QR इंटू DR। अच्छा ठीक, 2QR इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर, यही आपका चार्ज का वैल्यू। और डिफरेंशियल पोटेंशियल का वैल्यू भी लिखा था डीवी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कैपिटल आर और डी क्यू, पहले लिख देते हैं डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर डिस्टेंस एक्स था तो एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां से 0 से आर हो गया, dq का वैल्यू था 2q r इंटू डी आर अपॉन 2q r इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, तो r इंटू डी आर को अंदर रखिए और ये वाला को एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ से सब को बाहर निकाल लीजिएगा। और 2 से इसको काट भी सकता है ना, तो एक लाइन बाहर निकाल लेते हैं, 2q बाहर हो गया और नीचे आर स्क्वायर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर हो गया और हमारा बच गया r इंटू डी आर रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह हो गया 0 से कैपिटल आर। यही सेटिंग है, यही मैथ में इंटीग्रेशन पड़ेगा। इसको हम काट के थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, तो q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अब देखिए यही इंटीग्रेशन का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेगा तो रूट अंडर एक्स फिक्स है तो एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और फिर यहाँ से लोअर लिमिट तो एक्स, ठीक है ना। तो यही पोटेंशियल का वैल्यू होता है डिस्क के कारण, जो आईआईटी में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा था। पोटेंशियल एक्सिस पे डिस्क के कारण या किसके कारण है, डिस्क के कारण, तो आपका रिजल्ट हो जाता है Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। यह देखिए हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखे हैं, ठीक है ना, यह इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखे हैं, क्योंकि इतना का अगर नोट करके लिखना चाहेगा तो लिख लेगा x इंटू डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये है, लेकिन जनरली मैथ में जो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा उसमें x वेरिएबल होता है, ये नहीं पर करेगा, क्योंकि हमारे ये एक्सप्रेशन में जो x माने है वो कांस्टेंट, लेकिन मैथ का इंटीग्रेशन सब x के टर्म में रहेगा, कांस्टेंट को a b c d यह सब यूज करेगा। तो अगर हम मैथ वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखे तो x इंटू डी एक्स अपॉन रूट अंडर, देखिए ये कांस्टेंट के जगह पे हम ये मान लिए तो ए स्क्वायर, शुरू में x लिख लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही इंटीग्रेशन का फॉर्म जा रहा है। देखिए यह x वेरिएबल हो गया, अब ये कांस्टेंट हो गया, मेरे एक्सप्रेशन में x कांस्टेंट था, r वेरिएबल, देखिए x dx रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही इंटीग्रेशन आपको मिलेगा। इसका लिमिट मान लेते हैं कि x का वैल्यू वेरी कर रहा है मैथ के अनुसार से x1 से x2, यह आपका वेरी कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट इस फॉर्म को याद रखिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा, पहले अपर लिमिट एस स्क्वायर 2 प्लस ए स्क्वायर और बीच में माइनस रूट अंडर एस स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, जगह नहीं है ऐसे तो ये हमारा जरूरी भी नहीं है आप लोग को। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, x इंटू डी एक्स रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेट करना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्म याद रखिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा, अपर लिमिट एस स्क्वायर 2 प्लस कांस्टेंट ए स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट एस स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर। यह जो है ना, ये फॉर्म को अगर याद रखता है, यानी जहां भी फिजिक्स में ऐसा फॉर्म मिलता है तो डायरेक्ट ही वैल्यू इतना आप लिख सकता है, आपका समझिए कि इंटीग्रेशन हो गया।
तो कहने के मतलब है कि हम बहुत सारा ऐसा फॉर्म बताए थे कि देखो ऐसा इंटीग्रेशन आता है तो डायरेक्ट रिजल्ट ऐसा होता है। तो अगर याद करना है तो याद करिए, और नहीं तो मैथ पढ़ेगा तो मैथ बेसिस पे सोल्व कीजिए। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे और है, एट सेंटर। एट सेंटर, सेंटर पे क्या होगा, तो सेंटर के लिए आप क्या कर लेगा कि एक्स का वैल्यू 0 पुट कर लेगा। तो एक्स का वैल्यू 0 पुट करेगा तो सेंटर पे जो हो जाएगा, सेंटर पे डिस्क के कारण, डिस्क के सेंटर पे ब्रैकेट में लिख दिए, ये सब जरूरी नहीं। तो जब x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेगा तो यह भी 0, ये भी 0, तो रूट अंडर आर स्क्वायर तार तो कट के हो जाएगा फाइनल रिजल्ट q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। यही सन क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है कि डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से Q टोटल चार्ज जो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कभी कभी यहाँ पर भी चेंज करते रहता है, Q पाई आर स्क्वायर को सिग्मा के टर्म में भी पुट कर सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने कि, क्योंकि आप जानता है कि सिग्मा के टर्म में भी एक्सप्रेशन को पुट किया जा सकता है। तो ये तो यहाँ हो गया, नोट करके लिख देते हैं। एक्सिस पे डिस्क के कारण पोटेंशियल का वैल्यू, इसको ऐसे भी लिख सकता है Q, अब पाई आर स्क्वायर बन गया सिग्मा, तो Q अपॉन पाई आर स्क्वायर सिग्मा बन गया, यह हो गया 2 पाई टू एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। यह भी सिग्मा के टर्म में भी पूछता है रिजल्ट, यह याद रखना होगा। अगर सिग्मा के टर्म में अगर सेंटर पे निकालना होगा तो सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखिए बड़ा लंबा चौड़ा सिचुएशन है डिस्क वाला, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट कैसा दिया हुआ है एग्जाम में, कैसा कुछ, अगर चार्ज के टर्म में पूछ रहा है तो यह रिजल्ट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में पूछ रहा है तो यह रिजल्ट है। क्योंकि हम यहाँ पे सिग्मा का जो वैल्यू लिखे हैं वह Q अपॉन पाई आर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन पाई आर स्क्वायर को सिग्मा यूज किए हैं, ठीक है ना। इस टाइप के सिचुएशन हो रहा है, तो रिजल्ट को ओनली वही स्टूडेंट याद रखिएगा जो आईआईटी के प्रिपरेशन करता हो, बाकी बोर्ड वाला स्टूडेंट इससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी एनसीईआरटी में यह पॉइंट ऐसा नहीं है, डिस्क से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं है। हाँ लेकिन अब इसके बाद आने वाला है जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है, जैसे स्फेरिकल सेल हो गया, तो बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है और कंपटीशन में भी इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके नंबर ऑफ सेल बढ़ा के क्वेश्चन पूछता है। और बोर्ड में आपको सिंगल सेल रहेगा उसके कारण पोटेंशियल पूछेगा, और कंपटीशन में नंबर ऑफ सेल बढ़ा देगा तब कॉन्सेंट्रिक सेल होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू पूछेगा। तो कहने के मेरा मतलब है कि यह कंपटीशन वाला याद रखिएगा। यह हो गया पेज नंबर 5, बैच 7 से 9। हाँ तो हम आपको बता रहे थे डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, बोले थे कि बोर्ड वाला स्टूडेंट सो जाएगा। अब थोड़ा सा बोर्ड वाला स्टूडेंट जाग जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा अलग अलग पॉइंट पे, और कंपटीशन में वही जो हो गया नंबर ऑफ सेल बढ़ा दिया जाएगा। तो सब अब हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के सरफेस पे टोटल चार्ज Q है, रेडियस R है। स्फेरिकल सेल के मतलब होता है बहुत पतला, उसमें थिकनेस कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना, बहुत पतला। जैसे मान लेते हैं कि प्लास्टिक का बॉल आप ले लीजिएगा, प्लास्टिक का बॉल ले लीजिएगा जो नहीं है, प्लास्टिक का बॉल ले लीजिएगा, और वह जो है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी उसके सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। मतलब कि सेल को इस तरह से समझना है। देखिए आप इमेजिन कीजिए, सेल इमेजिन कीजिए, ठीक है ना, सेल इमेजिन कर लीजिए। मान लेते हैं यही आपका सेल, ठीक है ना, यही आपका सेल है, यही आपका सेल है स्फेरिकल सेल।
स्फेरिकल सेल के मतलब हो गया अंदर का पार्ट खाली है, बहुत थीन होता है, थीन स्फेरिकल सेल। इसी पे टोटल चार्ज आपको क्यू दे दिया है, क्यू दे दिया है। स्फेरिकल सेल ऐसे तो मैट्रिक क्लास से पढ़ते आ रहा है, फोटो डायग्राम से क्या बताना है। यह स्फेरिकल सेल हो गया, इसका सेंटर हो गया और इसका जो है रेडियस आर हो गया। तो बताना है कि इस सेल के कारण अंदर में, सरफेस पे, बाहर में 3 पॉइंट लेंगे, अंदर, सरफेस, बाहर, या तो बाहर, सरफेस, अंदर, कहीं से कहीं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बाहर से हम अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहले केस फर्स्ट में हम कोई बाहर में पॉइंट ले रहे हैं, हम 3 पॉइंट लेंगे, एक अंदर में P1 पॉइंट लेंगे, एक दूसरा पॉइंट सरफेस पे लेंगे और तीसरा पॉइंट बाहर में लेंगे, ठीक है ना। फिर से एक स्फेरिकल सेल है जिसपे टोटल चार्ज का वैल्यू क्यू है, टोटल चार्ज का वैल्यू क्यू है, इसका रेडियस आर है। हम अंदर में पॉइंट लेंगे, सरफेस पे पॉइंट लेंगे और बाहर में पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको भी इंटीग्रेशन मेथड से सब निकाला जाता है, लेकिन अब आपको हम बात क्या कर रहे हैं कि न बोर्ड में इंटीग्रेशन मेथड, न बोर्ड में डेरिवेशन की जरूरत है, न कंपटीशन में डेरिवेशन की जरूरत है। दोनों जगह आपको कंसेप्ट खाली जानना है कि कंसेप्ट का वैल्यू होता क्या है। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट में बात कर रहे हैं, आउटसाइड में, आउटसाइड, और आउटसाइड को हमने P3 पॉइंट नाम दिए थे, आउटसाइड 3 P3 था, जिसका डिस्टेंस मान लेते हैं PR है, मतलब कि स्मॉल r पे हम P3 पॉइंट कंसीडर किए हैं, जो स्मॉल r इसके अपने रेडियस से बड़ा है। इसका फोटो अगर देखिएगा तो इस टाइप के सिचुएशन हो जाएगा। जैसे देखिए, इसका फोटो अगर देखें तो इस टाइप के सिचुएशन, देखिए यही को हम यहाँ बना रहे हैं, इस टाइप के सिचुएशन हो जाएगा। अभी ना सोचेगा कि सर यहाँ पे छोटा कर दिए, क्योंकि जगह जगह कम है तो छोटा हो गया है, और यही इस पे चार्ज आपको दिया हुआ है। और मेरा पॉइंट जो है P यहाँ पे है, P3 पॉइंट यहाँ है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो R है। वो P पॉइंट पे हमको पोटेंशियल का वैल्यू जानना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका है, बाहर में पॉइंट रहेगा तो इसको जो है इस तरह से सोचिएगा, इसका जो पूरा चार्ज है, पूरा जो Q चार्ज है उसको सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, प्लस Q चार्ज उसको पूरे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। ये पूरा जो स्फेरिकल सेल में चार्ज है, देखिए अगर प्रूफ भी करेगा तो वही रिजल्ट आएगा, जो हम आपको आसान तरीका से जैसे समझा रहे हैं उस तरह से समझ लेना है, ठीक है ना। क्योंकि प्रूफ का इंपॉर्टेंस न कंपटीशन में न बोर्ड में इस प्रूफ का इंपॉर्टेंस है, न बोर्ड में इस प्रूफ का इंपॉर्टेंस, बोर्ड में तो प्रूफ होता है लेकिन इस प्रूफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो पूरा चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, मैंने जितना चार्ज है सब चार्ज को एक पॉइंट चार्ज की तरह सेंटर पे ले लेना है, एक पॉइंट चार्ज की तरह सेंटर पे ले लेना है। और वहां से मान लेते हैं P3 पॉइंट का डिस्टेंस जो है, P3 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R है। तो देखिए पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल तो आप जानवे करता है, तो पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वही बाहर में स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल का वैल्यू होगा। तो अगर आउटसाइड में पोटेंशियल पूछता है, एकदम याद रखिएगा, आउटसाइड, आउटसाइड में पोटेंशियल पूछता है तो इसको पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखना है। तो पॉइंट चार्ज हो गया Q, आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना दूरी पर है तो डिस्टेंस आर। पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वही स्फेरिकल सेल के बाहर में पोटेंशियल हो जाएगा। बहुत आसान चीज है। उसी तरह से केस सेकेंड, केस सेकेंड अगर सरफेस पे बोलेगा, सरफेस पे, तो सरफेस जो है ना, सरफेस पे हम P2 पॉइंट कंसीडर किए थे, तो सरफेस के मतलब हो गया P2। यहाँ एक खास पॉइंट है जहां पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो रहा है, सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस हमेशा R ही होगा। तो फिर हम यहाँ पे एक फोटो बना लिए, फिर एक फोटो बना लिए, जगह छोटा है तो और फोटो छोटा कर दिए हैं। इसका रेडियस
कैपिटल आर है, चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना, और हम सरफेस पे जानना चाहते हैं P2 पॉइंट है कि क्या होगा। तो सरफेस पे कहीं भी निकालेगा तो सिमेट्रिकल सिचुएशन है, सभी जगह सेम होगा, ही ना कि राइट लेफ्ट अप डाउन, ऐसा कुछ नहीं, 3D सिचुएशन है। तो अगर यहाँ पे निकालेंगे तो फिर इसको क्या करना है, उसी तरह से जूम कर लेना है। इसको आप क्या समझेगा कि होल चार्ज के मतलब प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पे है, होल चार्ज इसके सेंटर पे है, और सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस जो है वह कैपिटल आर है, और यही पॉइंट हो गया P2। देखिए फिर से, यह होल चार्ज जो है, होल चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है पॉइंट चार्ज की तरह, और यह प्लस क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज सेंटर पे है, और सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस है वह कैपिटल आर है। तो पॉइंट चार्ज के कारण तो जन्मे करता है, तो यह आउटसाइड और सरफेस पे दोनों का वैल्यू मतलब कि सेम होता है, मतलब कि खाली यहाँ पे यह चेंज हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर पुट कर देगा, यह पोटेंशियल सरफेस का हो जाएगा। तो पोटेंशियल सरफेस पे लिख देगा, क्यू तो लिख रही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखल है, स्मॉल आर के जगह पे खाली कैपिटल हो जाएगा। और अंदर में जाइए, अब अंदर में जाइए, अंदर में यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं, देखिए अंदर में जाएगा तो अंदर में फील्ड का वैल्यू 0 होता है। बहुत पहले बात किए थे कि कोई भी कंडक्टर के अंदर कैविटी है तो कैविटी के अंदर फील्ड का वैल्यू 0 होता है, और वहां पे फील्ड का वैल्यू 0 होता है तो इसके अंदर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाने में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो रिलेशन से बात करेंगे, थोड़ा सा बोल दिए हैं, थोड़ा सा फिर से एक बार रिकैप करा देते हैं। बाहर में तो समझ ही गया कि पोटेंशियल का वैल्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर है, सरफेस पे यह वैल्यू समझ ही गया कि स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर है। अब अंदर में पॉइंट लेना है, तो होता क्या है ना कि फील्ड बाहर में है, खाली फील्ड खाली बाहर में, फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वह बाहर में है, तो आपको इन्फिनिटी से P2 पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, सेम वर्क डन अंदर में भी ले जाने में करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में फील्ड नहीं है। तो अंदर में फील्ड नहीं है तो सरफेस पे जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सरफेस पे लाके रखा था, तब सरफेस पे न रख के अंदर में रखिए। तो मान लेते हैं कि आप थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा देता है, तो कहने के मतलब है कि आप सरफेस तक लाने में आपको वर्क इतना करना पड़ा, जो पोटेंशियल होता है वही बताए थे वर्क डन के बराबर होता है। तब मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से सरफेस तक, कोई बॉडी को इन्फिनिटी से सरफेस तक लाया था तो वर्क डन इतना करना पड़ा। आप क्या कीजिए कि सरफेस से अंदर चल जाइए, ठीक है ना, तो अंदर में ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो अंदर अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे चल जाता है, ठीक है ना, P3 पॉइंट, इसको हम P1 माने थे, देखिए P1 P2 P3, P1 अंदर में, P2 सरफेस पे, P3 बाहर में, तो हम P1 पॉइंट पे चल जाते हैं। तो यहां से यहां तक आने में हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि फील्ड नहीं, जहां भी फील्ड होता है वहीं पे हमको वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि हम बताए थे कि वर्क डन हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट में फोर्स लगा के वर्क करते थे बॉडी को स्लोली लाने के केस में। यहाँ पे तो कोई फील्ड नहीं है, तो फील्ड नहीं है इसका मतलब कि हमको एक्सटर्नल वर्क जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि इसलिए 0 होगा कि पार्टिकल को हम वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं। तो कहने के मेरा मतलब यह है कि बॉडी को इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उतना ही वर्क अंदर में लाने में करना पड़ेगा। इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उतना ही वर्क अंदर में ले जाने में करना पड़ेगा। वजह यही है कि अगर सरफेस से अंदर में ले जाता है तो फील्ड का वैल्यू 0 है, और जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाए वहां पे एक्सटर्नल वर्क 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बोले तो स्फेरिकल सेल के अंदर में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क किए थे
वह क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किए थे। तो अगर इंफिनिटी से एन साइड में अगर पार्टिकल को ले जाते हैं तो वर्क फिर हमको इतना ही करना पड़ेगा। जो वर्क करते हैं वही क्या होता है, पोटेंशियल डेड पॉइंट पे होता है। इसका मतलब यह हो गया कि आज से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड का वैल्यू 0 होता है लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, अभी ना सोचना है की पॉइंट तक, सेंटर पर भी ले जाने में उतना ही वर्क, मैंने अंदर में कहीं भी ले जाएंगे, सेंटर हो या तो सेंटर के r/2 डिस्टेंस पे हो, r/3 डिस्टेंस पे हो, कहीं भी ले जाएंगे तो वर्क डन का वैल्यू सेम होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम बात करें, देखिए केस थर्ड जगह नहीं है, यहीं पे लिख देते हैं। तो पोटेंशियल इनसाइड में जो होता है वह पोटेंशियल सरफेस के ही बराबर होता है। इनसाइड में पोटेंशियल सरफेस के ही पोटेंशियल के बराबर होता है। आज सरफेस पे पोटेंशियल तो अब जान में करता है, इसको थोड़ा सा घेर दिए हैं, या इधर है टोटल चार्ज, आज सरफेस का पोटेंशियल था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये सिंगल पूछा है कि स्फेरिकल सेल के अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है। स्टूडेंट, बहुत सारा स्टूडेंट उसको 0 मारता है, लेकिन आज से 0 नहीं, आप लोग कम से कम 0 नहीं मारेगा, क्योंकि स्फेरिकल सेल के अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है किसी भी पॉइंट पे। तो सरफेस का पोटेंशियल है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। स्फेरिकल सेल के अंदर में कहीं भी पोटेंशियल बात करेगा, हालांकि सेंटर पर भी बात करेगा तो वहां पर भी पोटेंशियल का वैल्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ही हो जाएगा। सभी जगह अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू एक समान होता है। अब पोटेंशियल एक समान होने के वजह से अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ले जाते हैं तो वर्क डन का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि चेंज ऑफ पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो वर्क डन का वैल्यू 0 होगा। तो याद रखिएगा, स्फेरिकल सेल के इनसाइड में सरफेस तक ले सकता है, सरफेस तक भी, अगर सरफेस के भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन का भी वैल्यू चेंज ऑफ पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्रिंगिंग में तो आप काइनेटिक एनर्जी दे नहीं रहे हैं। और सेम सिचुएशन अंदर में हो जाएगा, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होगा, बाहर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि वह बाहर में आर का फंक्शन होता है। तो अगर पहले पॉइंट यहाँ था तो इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, और पॉइंट अंदर आ गया तो उसका डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, तब वहां पे वर्क डन करना पड़ता है। ओके, हाँ तो देखिए हम इसका ग्राफ बात कर रहे हैं, स्फेरिकल सेल में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है अलग अलग पॉइंट पे, उसका ग्राफ देख रहे हैं। तो देखिए ग्राफ है किसका है भाई, तो पोटेंशियल वर्सेस आर का है, बी ऐसे सिंबल दे देगा तो हो जाएगा वर्सेस। तो देखिए यह हो गया आपको स्फेरिकल सेल, इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, इस पे टोटल चार्ज क्यू था, टोटल चार्ज क्यू था। अब देखिए इसके सेंटर को ऑरिजिन मार रहे हैं, इस सेंटर को हम ऑरिजिन मार रहे हैं, और पोटेंशियल को वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं, यह हो गया पोटेंशियल। ये जो अलग अलग पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर की ओर ले लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना भी ले सकता है, ठीक है, हमारे मन में आ गया कि ऊपर लेना है तो ले लिए हैं, और क्या। या ये क्या है, सेंटर है, लेकिन सेंटर यहाँ पे ऑरिजिन का काम कर रहा है, सेंटर जो है यही सेंटर है, ब्रैकेट में लिख दिए सेंटर है, और सेंटर मेरा ऑरिजिन है, इस पर पोटेंशियल ले लिए हैं, एक्स एक्सिस पे आर डिस्टेंस ले लिए हैं। अब देखिए सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल का वैल्यू एक ही रहता, कहीं भी बात करेगा, कहीं भी बात करता था, डिस्टेंस तो वेरी कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे सेंटर से लेके सरफेस तक एक ही समान होता। यहाँ पर भी पोटेंशियल भी होता था, यहाँ पर भी सेम होता था, यहाँ पर भी होता था, यहाँ पर भी होता था, और यहाँ पर भी होता था, ठीक है ना। सरफेस पर भी पोटेंशियल का वैल्यू भी ही होता था।
और यह भी का वैल्यू, यह भी का भी वैल्यू सेंटर पर भी पोटेंशियल भी होता, मतलब कि सेंटर से सरफेस तक एक समान पोटेंशियल रहेगा, और वह पोटेंशियल का वैल्यू जो था वह था सरफेस के बराबर, और सरफेस पे पोटेंशियल था तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसका मतलब कि ग्राफ सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट हो जाएगा। ग्राफ सेंटर से, सेंटर के मतलब कि ऑरिजिन यहाँ पे शो किए हैं, सेंटर से सरफेस तक ग्राफ कांस्टेंट हो गया। देखिए इसको हम मिला भी देते हैं, देखिए यही सरफेस मेरा है, यानी कि यहाँ से इसको नीचे थोड़ा सा ले जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर तक यह होगा। इसको अगर हम इधर लिख देते हैं तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सेंटर से सरफेस तक जो वैल्यू कांस्टेंट होगा, वह कांस्टेंट वैल्यू जो होगा इस पॉइंट का वह क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यह हो गया। लेकिन सेंटर से बाहर जा रहा है, सॉरी सरफेस से बाहर जा रहा है, बाहर, तो यहाँ पे डिस्टेंस, वहां पे फंक्शन आर का फंक्शन होता था, यहाँ पे पोटेंशियल आर का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर V1 है, ठीक है ना, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो धीरे धीरे यह पोटेंशियल कमते चला जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज के केस में पोटेंशियल का वैल्यू जो हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू जो है कमते चला जाएगा, क्योंकि आर नीचे है, आर नीचे है, आर नीचे है, आर नीचे है। तो मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ भी पॉइंट लिया तो यह पोटेंशियल का वैल्यू V3 है, V3 तो ये सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ये कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे 1/r का ग्राफ इस टाइप के पोटेंशियल का वैल्यू कमते चला जाता है। इसको और आगे तक बढ़ा देते हैं, यह हो गया x, यह पोटेंशियल का वैल्यू कमते चला जाता है इस तरह से, और माना जाता है कि इंफिनिटी पे जाके 0 हो गया। यहाँ का पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट, और यहाँ का पोटेंशियल हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का ग्राफ ऐसा होता है। यह ग्राफ आपका पोटेंशियल का मिला, यही ग्राफ आपका पोटेंशियल का है, इसको याद रखना है। अब देखिए थोड़ा सा और समझना है बस, पोटेंशियल का ही ग्राफ हो गया, कंसेप्ट भी क्लियर है। तो अब इस पर हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में करा दे रहे हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछेगा, कंपटीशन में, बोर्ड में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल सेल हुआ और दूसरा स्फेरिकल सेल हुआ, ठीक है ना। या क्वेश्चन को आगे भी जरूरत पड़ेगा जब कैपेसिटर बात करेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर था, इसी ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस a है और बड़ा वाला सेल का रेडियस b है। इस पर कुछ चार्ज दे दिए, इस पे चार्ज q दे दिए और इस पे चार्ज -q दे दिए। तो देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि हो रहा है क्या सिचुएशन, हो रहा है यही कि अगर +-q चार्ज देता है तो बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अंदर वाला में q चार्ज रहेगा और बाहर वाला में -q चार्ज देगा, तो यह सब चार्ज जो है ना ये अंदर वाला सरफेस पे चला जाता है, ठीक है ना। अगर याद है तब हमको पोटेंशियल को निकालने में वो सब कॉन्सेप्ट की कोई जरूरी नहीं, हम डायरेक्ट पोटेंशियल निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकअप जो बताए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि रियल में हो रहा है क्या सिचुएशन। अंदर में क्यू चार्ज है तो उतना ही मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर का चार्ज इंटरनल सरफेस पे होता है। तो +q अंदर है तो -q सब अंदर की ओर चला जाता है, सब अंदर की ओर चला जाता है। अब बाहर वाला सरफेस पे बल्ले बहुत पतला लेयर है, ये तो कंफर्म है कि पतला लेयर है, लेकिन पतला लेयर में भी अंदर बाहर कार्जेस्टिंग हो जाता है, लेकिन बाहर वाला पे चार्ज का वैल्यू 0 हो जाएगा जब चार्ज अंदर चला जाएगा। लेकिन यार छोड़िए ना, क्या है बकवास कर रहा है, आप सिंपल यह सोचिए ना कि हमको तो पोटेंशियल निकालना है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई पॉइंट P1 कंसीडर किए, यहाँ पे पॉइंट P2 कंसीडर किए और यहाँ पे पॉइंट P3 कंसीडर किए। इस तरह से हमने पॉइंट कंसीडर किए और इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है। अंदर में बताना है कि क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो थोड़ा सा ये पॉइंट को हम डिस्टेंस को करेंगे, इसका जो डिस्टेंस है P2 का डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस पे है, अब P3 भी r ही डिस्टेंस पे है, नहीं है तो हम थोड़ा सा इसको
खास वैल्यू भी दे सकते हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि अब एक डाटा फिटिंग क्वेश्चन बनाने के लिए हम रेडियस का चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ऐसे डाटा फिटिंग क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया कैपिटल आर, इसी के टर्म में 2r, और यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, यह डिस्टेंस हो गया, यह पी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया r/2, और यहाँ से थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा r, 3r/2 ले लेते हैं, 3r/2 यहाँ आ जाएगा, यह पॉइंट हो गया P2, एक पॉइंट और कहीं पे बाहर में ले लेते हैं P3 थोड़ा सा पीछा रखते हैं तो हमको मिल जाएगा P3, यहाँ से यह डिस्टेंस हो गया 3r। यह अब डाटा फिटिंग क्वेश्चन हो गया। अब जनरलाइज फॉर्म में लिखना नहीं, एग्जाम में इसे इसी रहता है। फिर एक बार देख लीजिए, यह स्फेरिकल सेल, दूसरा स्फेरिकल सेल कॉन्सेंट्रिक है, अंदर वाला में चार्ज क्यू दिए, बाहर वाला में -q दिए, या हम नहीं दिए, इस क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं डालेगा। इन्हें कि आप अभी क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आप भी यही मान लेगा कि हम इसको Q4 दिए हैं, इस पर -Q4 दिए, तो हो गया हर कीर्तन भजन। तो कहने के मतलब वो सब दिया रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में Q4 दिया हुआ है, इस पर -Q4 दिया हुआ है, सेंटर होता है, इसके लिए बोलना क्या है, P1 पॉइंट जो है सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे है, P2 पॉइंट जो सेंटर से 3r/2 डिस्टेंस पे है, और P3 पॉइंट जो है सेंटर से 3r डिस्टेंस पे है। तो हमको पोटेंशियल का वैल्यू लिखना है कि क्या होगा। देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट P1, पोटेंशियल एट पॉइंट P1 अगर लिखें, थोड़ा और नीचे लिखते, क्योंकि लिखते लिखते उस पर ओवरलैप कर जाए, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P1, देखिए ओवरलैप हल्का करेगा तो बर्दाश्त करेगा। देखिए इधर P1 पॉइंट पहला सेल के भी अंदर में, P1 पॉइंट दूसरा सेल के भी अंदर में, या दोनों सेल के अंदर में, और जब पॉइंट सेल के अंदर में रहे तो पोटेंशियल का वैल्यू उसके सरफेस के बराबर होता है। तो अगर ये अंदर में है तो पहले इसके सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू देखिए कि क्या होगा, तो चार्ज है Q और सरफेस का डिस्टेंस है सेंटर से r, तो आप पूरा को पॉइंट चार्ज की तरह मानता था, तो अंदर में पोटेंशियल इशू बताए थे यार, अभी तो हमारे फोटो सामने ही है, काहे इधर भूख रहे, देखिए सेंटर से सरफेस तक एक समान पोटेंशियल होता था, Q4πε0 Q मतलब चार्ज जो दिए थे, R के मतलब वो स्फेरिकल सेल का रेडियस, तो यहाँ भी तो रेडियस आ रहे हैं, तो इस सेल के कारण अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा, चार्ज हो गया Q 4πε0 इंटू R, प्लस के प्लस। अब देखिए थोड़ा सा बाहर वाला के, देखिए बाहर वाला के, तो बाहर वाला में चार्ज है -Q, तो -Q बाई 4πε0, देखिए बाहर वाला के तो अंदर है यार, जब पहला सेल के अंदर है तो ऑटोमेटिक है दूसरा सेल के भी अंदर आ जाएगा, लेकिन दूसरा सेल का रेडियस यहाँ पे कितना है 2r है, तो रेडियस लिखते हैं, रेडियस, तो यहाँ पे हो गया 2r। कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, अब इसको कैलकुलेशन कर लेगा, ऐसे तो कैलकुलेशन आसान है, Q4πε0 r को कॉमन ले लेगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा हाफ, तो 1 माइनस हाफ, तो डायरेक्ट मेरा रिजल्ट हो जाएगा Q4π, हाफ को गुना कर देते हैं 8πε0 इंटू r, यही आपका आंसर हो गया। अगर मार्क्स कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो अपना कर लेगा, बस मेरा यही कंसेप्ट है, इसके बाद कैलकुलेशन है। उसी तरह से हम पोटेंशियल का वैल्यू V2 पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं कि V2 पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए V2 पॉइंट का डिस्टेंस है 3r/2, तब पहला सेल के तो बाहर हो गया, तो बाहर में पोटेंशियल सेंटर से कितना दूरी पर है, r पर डिपेंड करता था, क्योंकि r का फंक्शन होता था, तो यहाँ का पोटेंशियल, बाहर में पोटेंशियल r डिस्टेंस का होता था Q4πε0 इंटू r, मैंने सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस r होता था। तो पहला सेल के बाहर में पॉइंट, तो पहला सेल के बाहर में पॉइंट है यार, तो बाहर में पोटेंशियल का वैल्यू Q4πε0 इंटू r होता है, सेंटर से
बाहर वाला पॉइंट का डिस्टेंस है यार। क्या होता था, सेंटर से बाहर वाला पॉइंट का डिस्टेंस है, तो सेंटर से बाहर वाला पॉइंट का डिस्टेंस है 3r/2 और उसमें चार्ज कितना है, तो Q 4πε0 डिस्टेंस 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 3r/2 फिर प्लस, लेकिन सेकेंड सेल के अंदर में है, तो सेकेंड सेल के अंदर में कहीं भी पॉइंट अगर हो गया तो सरफेस के बराबर होगा, तो यही वैल्यू लिखा जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यही वैल्यू हो जाएगा। तो -Q 4πε0 इंटू r, छोड़ देते हैं, जगह भी नहीं है। और लास्ट है पोटेंशियल एट पॉइंट V3, इसको समझिए, V3 या देखिए यहाँ है, तो देखिए इसके भी बाहर और दूसरा के भी बाहर, तो बाहर में अगर पोटेंशियल निकालना है तो सब चार को सेंटर पे समझिए, अंदर वाला सेल का भी चार्ज सेंटर पे Q हो गया, अब बाहर वाला सेल का भी सेंटर पे चार्ज -Q हो गया, तो +Q और -Q, बोलना क्या है, बोल ही देते हैं 0 होगा। इसका मतलब कि बाहर के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकता है, नहीं तो आपको मन है कि ना भाई हम लिख सर ऐसी 0 बोल देंगे कैसे, इसको लिख के बताइए, तो लिख के बताया तो देखिए यह सेल के बाहर में है पॉइंट, तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 3r, तो इसको लिखेंगे Q 4πε0 3r, अब प्लस, और इस सेल के भी बाहर में है, तो बाहर में कितना डिस्टेंस है 3r में, नेगेटिव चार्ज है, तो -Q 4πε0 ये भी 3r। अब तो अभी ना कहिए कि अब हमको ये भी नहीं जानते हैं, प्लस माइनस कैंसिल करके 0 हो जाएगा। तो कहने के मतलब है कि बाहर में अगर ऐसे न लिखना चाहता है, डायरेक्ट बनाना चाहता है, तो इसके लिए एक ही उपाय है यार, कि बाहर में कोई भी पॉइंट रहे तो सब सेल कॉल आ रहा था, कर दिए हैं। तो कहने के मतलब यह है कि जहां भी स्फेरिकल सेल का क्वेश्चन रहेगा, स्फेरिकल सेल का क्वेश्चन रहेगा, अब बाहर में पॉइंट है तो सब सेल का चार्ज को जोड़ देगा और जोड़ के एक पॉइंट पे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा, कॉन्सेंट्रेट करके डायरेक्ट वैल्यू लिख देगा डिस्टेंस लेके पॉइंट पे। ठीक है, तो ठीक है ना, यह पेज नंबर हो गया 7। अब बैच भी हो गया 7 से 9 ही, ठीक है ना। इसको जो है हाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हम बोले थे कि यह पॉइंट जो है दूसरा सेल के अंदर में, तो दूसरा सेल के अंदर में तो इसके सरफेस के बराबर होगा, तो सरफेस के बराबर होगा तो यही वैल्यू हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे r लिखा गया था, जिसको आप 2r लिख दीजिए, 2r लिख दिए। यह खानदानी आदत है यार, यह मिस्टेक जो है ना हमसे हो ही जाता। देखिए अब कैसे लिखा रहा है यार, ठीक है ना।